मैं बहुत ज़्यादा अम्मी से रो-रो कर कह रही थी, "अम्मी आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसी बातें मत बोलिए।" हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिलकश डेली व्लॉग में है आपका इस्तकबाल। तो फ्रेंड आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी भी तबीयत है पहले से ठीक है। फ्रेंड आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में अम्मी का ज़िक्र सुना होगा, लेकिन मैंने कभी अपनी अम्मी के बारे में खुलकर बातें नहीं की। तो आज मैं सोच रही हूँ बहुत हिम्मत से और बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रही हूँ कि मैं आपसे अपनी अम्मी के बारे में बातें कर सकूँ। तो ये वीडियो मैं अपने अम्मी के लिए बना रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि कैसे दौर से मेरी अम्मी गुज़री और क्या दौर आया हम लोगों की लाइफ में, हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड करीब आज से 1.5 से 2 साल पहले कोविड टाइम जब चल रहा था, तो काफ़ी टाइम से मैं अपने मायके नहीं गई थी। तो उस टाइम थोड़ा-सा कोविड में रिलीफ़ हुआ था, तो अम्मी काफ़ी टाइम से बुला रही थी, तो इसलिए मैं घर चली गई। करीब जुलाई की लास्ट में मैं अपने घर गई मायके। वहाँ पर मैं 15-20 दिन थी और उसी टाइम दरूद का बर्थडे पहला पड़ने वाला था। तो अम्मी ने कहा पहला सालगिरह है दरूद का, तो यहीं हो जाने दो, फिर उसके बाद जाना। इतने साल से दारिम का करीब 7 साल बर्थडे पड़ा, लेकिन अम्मी कभी मेरे ससुराल बर्थडे में बच्चों के आई नहीं। और उस टाइम पहला बर्थडे ऐसा था दरूद का कि अम्मी ने कहा नहीं, यहीं हो जाने दो, मेरे पास मेरे साथ हो जाने दो, फिर तुम जाना। तो उस टाइम फिर हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ सब लोग आए हुए थे। बाबू का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया गया और फिर 2-3 दिन रहकर हम हस्बैंड और मम्मी रहकर सब लोग वापस अपने ससुराल चले आए। तो उस टाइम जब मैं घर आई हूँ तो मुहर्रम की चौथी चल रही थी और करीब मुहर्रम के 3-4 दिन तक तो ऐसे मैं अम्मी से मैं बात ही करती रहती। तो उस दिन करीब मुहर्रम का दसईं था। मुहर्रम की दसईं की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मुहर्रम की दसईं थी, मैं बोलते हुए थोड़ा-सा हिचकिचा रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या हो रहा है, मैं थोड़ा-सा घबरा रही हूँ इस बारे में बात करते हुए, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। तो मुहर्रम की दसईं थी और रात करीब 10:30 बज रहा था। तो मैं अम्मी से डेली ही बात करती हूँ, अम्मी भी मुझसे डेली ही बात करती थी। चाहे कभी भी अम्मी मुझे फ़ोन कर लेती थी, चाहे मैं कभी फ़ोन कर लेती थी उनको। तो उस दिन मुहर्रम का दिन था, लास्ट मुहर्रम का दसईं था, तो मैंने सोचा अम्मी थोड़ा काम में बिज़ी होंगी, तो मैं थोड़ी लेट में उनको फ़ोन करती हूँ। तो करीब 10:30 बजे अम्मी के पास मैंने रात में फ़ोन किया। उस टाइम अम्मी खाना खा रही थी। तो अम्मी से मैंने पूछा अम्मी कैसी हैं आप? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा, अभी हम खाना खा रहे हैं तो मेरे गले में पता नहीं क्यों एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी, जैसे गले में लग रहा है कुछ फंस गया है। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप खाना खा रही हैं तो आपको हो सकता हो हाँ, खाना फंस गया हो। तो कहीं नहीं बेटा, खाना नहीं फंसा है, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा गला लग रहा है मेरा। मैंने अम्मी से कहा पानी पी लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए, हो सकता हो ठीक हो जाए। तो अम्मी ने कहा ठीक है, अभी हम कुछ देर बाद बात करते हैं। फिर 1 डेढ़ घंटा बीत गया, फिर अम्मी के पास मैंने फ़ोन किया। तो अम्मी ने कहा नहीं, मेरे गले में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों अजीब सी उलझन लग रही बेटा, लग रहा कि कुछ गले में जैसे फँस गया हो, नहीं सही हो रहा। तो पापा ने कहा डैडू थे, डैडू ने कहा कि हो सकता हो खाने-वाने में कुछ फँस गया हो, इस वज़ह से ऐसे हो गया हो। फिर वहाँ से अम्मी दूसरे दिन सुबह में फिर अम्मी की थोड़ा-सा तबीयत ख़राब हो गई। मुझे कुछ ख़ास पता नहीं था इस बारे में कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने शाम को फ़ोन किया, फिर अम्मी से बात की, अम्मी कही नहीं, अम्मी की आवाज़ उस टाइम गला बैठ गया था। तो अम्मी से मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ? तो उन्होंने वही बताया कि नहीं बेटा, जब रात से खाना खाएँ तब से जो है गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हरारत भी लग रही है थोड़ा, और दवा आई है, अभी दवा खाएँगे फिर हो सकता है सही हो जाए। तो नॉर्मली जैसे हम मम्मी से बात करते हैं डेली, वैसे उस दिन भी बात हुई। करीब 2-3 दिन बीत गया, अम्मी की आवाज़ थोड़ा-थोड़ा बदलने लगी, आवाज़ कम आ रही थी। जब मैं फ़ोन करूँ तो कभी-कभी अम्मी बात करते हुए जैसे होता है ना लड़बड़ा जाते हैं, बिल्कुल साफ़ आवाज़ नहीं आती क्लियर। तो मैं अम्मी से पूछ रही हूँ क्या हो रहा है आपको, क्या हुआ क्या नहीं? तो अम्मी मुझे काफ़ी अच्छे से बता नहीं पाती थी, कहती थी नहीं बस गले में थोड़ी-सी दिक्कत है बुखार। और अम्मी ने मुझसे काफ़ी हद तक छुपाया कि हाँ, उनकी तबीयत जो है ख़राब है। उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया है या उनको सर्दी-जुकाम बहुत ज़्यादा है, वो मुझे नहीं बता रही थी। डैडू से भी जब मैं पूछती थी अपने अब्बू से, तो वो भी यही कहते थे हाँ ठीक है, दवा-ववा खाई हैं, अभी ठीक है, आराम कर रही हैं। और अम्मी ने अपने आप को सेपरेट रूम में रख लिया हुआ था। उन्हें शक था कि शायद हो सकता हो मुझे कोविड हो गया हो, तो इस वजह से वो अपने आप को सेपरेट रूम में रख रही थी। हालाँकि बच्चे भी आते-जाते थे, डैडू भी मेरे वहीं आते-जाते थे, सब लोग आते-जाते थे मिलने के लिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया था क्योंकि मुझे भी थोड़ा तबीयत ख़राब होने का इश्यू है, पैनिक अटैक आ जाता है। तो इस वजह से मुझसे डैडू थोड़ा छुपा के हर चीज़ रखते हैं ताकि कि मुझे फ़ौरन से कुछ पता ना चले। तो 2-3 दिन ऐसे ही बीत गया, फिर मैं अम्मी पास फ़ोन करती रहती थी, पूछने के लिए, तो कभी अम्मी उठाती नहीं थी, कभी कोई उठाता था। तो अचानक से भाभी ने फ़ोन किया, छोटी भाभी ने, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अम्मी की अप्पी की तबीयत ख़राब है, ऐसी-ऐसी बात है और दवा-ववा खा रही हैं, अब हो सकता हो ठीक हो जाए।
लेकिन फ्रेंड ऐसे ही होते-होते करीब 4 से 5 दिन हो गया। अम्मी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई और उन्होंने मुझे इस बारे में सही से बताया नहीं कि हाँ, ज़्यादा तबीयत उनकी गड़बड़ हो रही है। फिर रात में डैडू ने अम्मी को अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब लगने लगी, तो उन्होंने कहा कि हमको ले चलिए आप कहीं डॉक्टर को वहाँ दिखा दीजिए। तो डैडू ने अपने फ्रेंड से बात की, उनके फ्रेंड डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लेकर आइए, हम देख लेते हैं। तो अम्मी उस दिन मतलब अम्मी इतनी तबीयत ख़राब होती तो जल्दी वो अपने से डॉक्टर वहाँ जाना पसंद नहीं करती थी। डैडू उनको बहुत बार कहते थे, भाई लोग कहते थे, तब अम्मी डॉक्टर वहाँ जाती थी। उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अपनी अम्मी ने अपने से कहा कि हाँ, मुझे डॉक्टर के वहाँ ले चलिए और मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तो अम्मी फ़र्स्ट टाइम वहाँ डॉक्टर के वहाँ गईं, तो डॉक्टर ने देखते ही उनको मतलब कहा कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपने इतना देर क्यों लगा दी, क्यों नहीं बताया कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। तो अम्मी थोड़ा घबरा गई और मुझे इस बारे में तब तक पता नहीं था। आप इनको ले जाइए, हॉस्पिटल एडमिट करिए। पापा से उन्होंने कहा कि आप ले जाइए इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, तबीयत नहीं ठीक है इनकी और आप ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। का मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने डैडू से कही, अब मैं ज़्यादा बता नहीं सकती आपको क्या-क्या और उन्होंने कहा। फिर डैडू ने सोचा कि चलो उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाता है। अभी तक मुझे यहाँ कुछ नहीं पता था। फिर डैडू ने उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से लेके गए वो हॉस्पिटल। रात में हॉस्पिटल अम्मी गई मेरी हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि हाँ, अम्मी की तबीयत ख़राब है, ऐसी-ऐसी बात है और हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन सुना, हस्बैंड और मम्मी, मैं फ़ौरन हम लोग रात में साढ़े 8-9 बजे घर से निकल गए। जाने के लिए कि हम अम्मी पास हम लोग जाते हैं। तो करीब साढ़े 10 बजे जब हम लोग पहुँचे गोरखपुर पास नौसड़ के से थोड़ा-सा आगे पहुँचे, तब फिर फ़ोन हुआ कि नहीं, अम्मी की तबीयत ख़राब है और यहाँ पर टेस्ट हुआ है तो वो कोविड पॉज़िटिव बताई जा रही हैं। तो अभी तुम लोग मत आओ, दुरूद छोटा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है बच्चों को लेके आने में, डॉक्टर मना कर रहा है कि ज़्यादा लोग ना रहिए आप लोग। फिर हम लोग काफ़ी देर तक वहीं पर बैठे थे, खड़े थे गाड़ी में हम लोग हस्बैंड मेरे बार-बार सबसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या बात है, क्या नहीं लेकर आएँ, ना लेकर आएँ। फिर हस्बैंड कह रहे नहीं चलो हॉस्पिटल ही चलो, लेकिन भाई ने कहा नहीं, हॉस्पिटल आना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो दिक्कत हो जाएगी और डॉक्टर बोल भी रहा है। तो हम लोग बहुत देर तक खड़े थे। तो अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे पूछना होता तो मैं ज़्यादातर अपने पापा से यानी फादर इन लॉ से ही बात करती हूँ। तो मैंने उनके पास फ़ोन किया, उनसे बताया कि पापा ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ऐसा बेटा, घर वापस चली आओ और उसके बाद कल परसों में चली जाना। तो फिर यही डिसाइड हुआ, फिर हम लोग घर चले आए। घर आने के बाद अम्मी जो है हॉस्पिटल में एडमिट ही थी। उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन हॉस्पिटल एडमिट थी। हम मुझे नहीं लाया गया क्योंकि इसलिए डॉक्टर मैम ने मना किया हुआ था। इस वज़ह से हस्बैंड रोज़ आते थे, जाते थे देखने के लिए कि मैं जा रहा हूँ, देख कर आओ ना, तुम यहीं रहो। फिर वो जाते थे, आते थे, देख-ओख के अम्मी को, फिर बताते थे कि हाँ, ऐसी-ऐसी बात है, ऐसी-ऐसी बात है, ठीक है। बल्कि अम्मी से मेरी ज़्यादातर वो वीडियो कॉल पे बात करा देते थे। अम्मी मिस फ़ोन पे भी दिख जाती थी, तो ऑक्सीजन वगैरह उनको लगा रहता था, लेकिन अम्मी हाँ, हाथ से मुझे बता देती थी कि हाँ, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, तुम ख़्याल रखो, बच्चों का ख़्याल रखो, यहाँ मत आओ, बच्चों का ख़्याल रखो। ये सब अम्मी मतलब ये वीडियो कॉल से मुझे कहती रहती थी। उसके बाद 5-6 दिन वहाँ पर एडमिट थी, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ना हो तो आप किसी और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, तो हो सकता हो वहाँ पर उनकी कंडीशन बेहतर हो जाए। अभी भी मुझे यहाँ नहीं पता था कि हॉस्पिटल दूसरी जगह ले जाना है। फिर हस्बैंड पास फ़ोन आया, हस्बैंड ने कहा कि हम जा रहे हैं गोरखपुर और हो सकता हो अम्मी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया जाए क्योंकि हॉस्पिटल ये थोड़ा अच्छा नहीं है। उन्होंने इस तरह से कहा बात बनाकर। फिर वो चले गए रात में और फिर सुबह में अम्मी को वहाँ से डिस्चार्ज करा के फिर दूसरी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तो यहाँ पर किसी ने मतलब मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन करके बताया कि अम्मी की हालत मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस है और मैं उस टाइम रूम में नहीं थी, मैं अपने रूम में ऊपर आ गई थी और मम्मी नीचे थी। तो मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी तो दारिम ने आवाज़ सुनी, तो अब दारिम गया नीचे, फिर उसने बुलाया कि अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही हैं। जब मैं गई तो अम्मी को बहुत ज़्यादा रोता हुआ मम्मी को देखा, फिर पूछा तो उन्होंने नहीं साफ बताया कि नहीं ऐसे-ऐसे। तो थोड़ा हम लोग घबरा गए, फिर हम हस्बैंड पास बार-बार फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। अम्मी को बस दूसरी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और कोई बात नहीं है, अब हम तुमको कल लेकर आएँगे, मिला देंगे, तुम परेशान मत हो। वहाँ फिर हस्बैंड आए, फिर समझाया-वमझाया उन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन फिर वो मुझे लेकर हॉस्पिटल गए। जब वहाँ मैं गई, वहाँ पर जब किट पहनना पड़ा और पूरा मास्क-वास्क लगाकर मतलब बहुत सेफ तरीके से वहाँ पर लेके जाया गया अम्मी के पास। जब मैंने फर्स्ट टाइम अम्मी को देखा वहाँ हॉस्पिटल में, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अम्मी को इस कंडीशन में देखकर।
पूरा ऑक्सीजन लगा हुआ था। अम्मी के आगे इतनी सारी मशीन थी, इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं देखकर घबरा गई। जब अम्मी की नज़र मेरे पर पड़ी, तो अम्मी बहुत देर तक मुझे अपनी खाली नज़रों से देख रही थी और मैं उन्हें अपनी खाली नज़रों से देख रही थी कि मतलब अम्मी कहाँ आ गई और मुझे पता नहीं चला। फिर मैं अम्मी के पास गई। अम्मी ने मुझसे ये कहा कि अपना ख़्याल रखना, अपने बच्चों का ख़्याल रखना, अब्बू का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। उन्होंने इतनी दिन तक हमारी मेरी देखभाल की, इतना मेरे लिए परेशान हुए हैं, तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनका ध्यान रखना और बच्चों को बहुत ख़्याल से रखना। फिर मैं बहुत ज़्यादा अम्मी से रो-रो कर कह रही थी, "अम्मी आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसी बातें मत बोलिए, आप ऐसी बातें मत बोलिए और क्या हो गया ऐसे मत करिए।" मैंने अम्मी से बहुत ज़्यादा अम्मी से मैंने हाथ पकड़ के अम्मी का मैंने बहुत ज़्यादा उनसे कहा कि अम्मी आप ऐसी बातें मत करिए, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको पता है, मुझे घबराहट होने लगती है। आप इस तरह की बातें ना करिए। आप मुझसे वादा करिए कि आप हॉस्पिटल से जो है वापस अच्छे से आएँगी। बहुत कहते सुनते तब अम्मी ने कहा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम घर वापस आएँगे, तुम परेशान मत हो, हम इंशाअल्लाह आएँगे। फिर वहाँ से मैं मेरे हस्बैंड मुझे रोज़ हॉस्पिटल लेके आते-जाते रहते थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे डैडू ने बहुत मेहनत की अम्मी के लिए, धूप में जाके खड़े रहते थे, डॉक्टर से मिलने के लिए खड़े रहते थे क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि डॉक्टर तो जल्दी मिलते नहीं थे और रोज़ टेस्ट कराना, इतना खर्चा होना, इतना डॉक्टर की हर चीज़ देखना, सुनना सारा डैडू करते थे। और जब मैं एसी से गाड़ी से उतरती थी और डैडू को धूप में खड़ा देखती थी तो बहुत तकलीफ़ होती थी दिल को कि डैडू धूप में खड़े हैं और मैं एसी से निकल रही हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो अंदर इंसान के बैठी होती हैं। फिर कई दिन हो गया, अम्मी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उनका चेस्ट पे यानी कि उनको कोविड डिक्लेयर हो गया था कि उनको कोविड हो गया है और थोड़ा सीरियस हो गया है। तो उनका पूरे फेफड़े पे जो है पूरे जाल की तरह से बन गया हुआ था। तो जब हम लोगों को एक्स-रे उनका दिखाया गया तो जब मैंने एक्स-रे देखा अम्मी का तो मैं एक्स-रे देखकर मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये एक्स-रे इतना वाइट क्यों है? मतलब मुझे लगा कि एक्स-रे ही गलत है, लेकिन वो एक्स-रे गलत नहीं था, वो पूरा एक्स-रे पे उसने कवर कर लिया हुआ था। यानी उनके चेस्ट पे वो पूरा चीज़ कवर हो गई हुई थी। इसलिए वो जो अ, जो एक्स-रे था वो ऐसा दिख रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि धीरे-धीरे वो साफ़ होगा, अभी बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगता था, बहुत ज़्यादा दवाएँ यहाँ तक कि अम्मी को इतनी सुई दवा लग चुकी थी कि अम्मी के पूरे हाथ नीले, लाल कलर के हो गए थे। उनका मतलब पेट कहीं नहीं बचा हुआ था कि मैं आपको बता सकूँ कि उनके पेट में कोई जगह थी जो बची हुई थी, जो लाल ना हुई हो, हरी ना हो, पूरे पैर में पूरा लाल-लाल पूरा मतलब सुई दवा इतनी लग चुकी थी अम्मी को मेरे कि हर तरफ उनका निशान बने हुए थे। और उसके बाद अ, डॉक्टर ने कहा फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दुआ कराना, सदका हर मस्जिद में दुआ होना, यहाँ तक कि सऊदी में भी दुआ हुई, लखनऊ में, हर जगह हम लोग दुआ करवाते थे अम्मी के लिए। बहुत सारी दुआएँ जो थी हम लोग पढ़ा करते थे, बहुत सारी दुआएँ जो होती थी मालूम होती थी कि ये पढ़ने से ऐसे फ़ायदा होता है, वो पढ़ने से फ़ायदा हम लोग रातों-दिन जाग-जाग के हम लोग दुआ पढ़ते रहते थे, दुआ करते रहते थे, सदका उतारते रहते थे, सदका करते रहते थे ताकि कि अम्मी को अल्लाह पाक किसी तरह से अच्छा कर दे। फिर फ्रेंड 2 ही 3 दिन बाद अम्मी को इतना फ़ायदा हुआ हर चीज़ों से मतलब कहा जाता है अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है, तो सच में ये साबित है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है कि अम्मी का जो एक्स-रे था वो काफ़ी अच्छा होने लगा। डॉक्टर भी देख के मतलब हैरान हो गए कि इतना अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक्स-रे इतना ख़राब था, अब कैसे इतना सही हो गया? तो यानी कि अब सही होने की कंडीशन में अम्मी आ रही हैं। फिर 10-15 दिन वहाँ एडमिट थी और हम और हस्बैंड रोज़ जाया करते थे देखने के लिए। उसके बाद डैडू दिन रातों दिन वहीं रहते थे, घर के लोग भी सब लोग वहाँ आते-जाते रहते थे। उसके बाद 15-20 दिन हो गया वहाँ एडमिट हुए, फिर उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया कि अब थोड़ी-सी कंडीशन बेहतर है तो अब दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिर दूसरे से तीसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया कि अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं। करीब 1 महीना इन सब चीज़ों को हो गया था, 1 महीना से अम्मी एडमिट थी, 1 महीना फिर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई अम्मी क्योंकि जो है इतने दिन एडमिट होने के बाद वो काफ़ी घबरा गई क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल में उनसे मिलने गई तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कहीं कि अब रहते-रहते बेटा हम घबरा गए अब हमको घर ले चलो, चाहे जैसे भी हो हमको घर ले चलो। फिर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ने कहा अब काफ़ी अच्छी कंडीशन है, 1-2 दिन में अम्मी आपकी डिस्चार्ज हो जाएँगी तब आप लेके जा सकते हैं।
फिर ऐसा ही हुआ, 2-3 दिन बाद अम्मी डिस्चार्ज हो गई, घर आ गई। तो उस दिन जिस दिन अम्मी को डिस्चार्ज होना था, उस दिन फ्रेंड मैं नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ा-सा मेरी तबीयत की दिक्कत थी या कुछ था ऐसा, तो नहीं जा पाई उस दिन। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने सुबह ही सुबह मुझे 7 बजे मेरे घर पे पहुँचा दिया मुझे। और मैं जब गई तो अम्मी फ्रंट पे ही बैठी हुई थी बेड पे ऐसे। और हाँ, मतलब अम्मी मेरी इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि 1 महीने से ऊपर, मतलब 1 महीना 4-5 दिन 6 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद इतनी अच्छी वो लग रही थी कि अम्मी को मैंने देखा, मुझे लगा कि अम्मी हॉस्पिटल से नहीं, मतलब कि आई हुई हैं, ऐसा लग रहा था। हाँ, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं उनको देख के थोड़ी देर हैरान हो गई कि अम्मी इतनी अच्छी लग रही है, लग ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल से आई हैं। अब हम आए हैं, 2-4 दिन रहेंगे, अम्मी तो एकदम ठीक हो गई हैं और 2-4 दिन बाद मैं फिर घर चली जाऊँगी। तो फ्रेंड, अम्मी मतलब बार-बार यही दुआ करती थी, बार-बार हम मतलब जब भी जाती थी मैं हॉस्पिटल उनसे मिलने, तो हमेशा ये कहती थी, "अब्बू ने तुम्हारी इतनी मेहनत की, इतना रात-दिन मेरे साथ खड़े थे। अल्लाह पाक मुझे 10 से 15 दिन की ज़िंदगी दे देते अच्छी, ताकि कि मैं घर जाके उनका जो उनकी मेहनत है, जो उन्होंने मेरे पर इतना पैसा खर्च किया है, उनका वो उतना स्वागत हो जाता। अल्लाह पाक मुझे 10 से 15 दिन और ज़िंदा रखते ताकि कि मैं ठीक हो जाती और जाके अपना डैडू के साथ भी रह लेती कि उनका इतना करना सफल हो जाता।"